हेलो दोस्तों, तो गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है ना हमारे 11th हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो 12th केमिस्ट्री के अंदर जो महा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाले अंतर बनते हैं, एग्जाम में जो अंतर आते हैं उन अंतर को सभी अंतर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से अंतर आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी अंतर को बहुत अच्छे से मस्त तरीके से इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी इनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले भाई इनको देखना ही, एग्जाम से पहले इनको देखना, अच्छे से समझना और इनके बाद ही आप एग्जाम में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज में लेकर आया हूं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो अंतर बनता है, ठीक है, हमारा सबसे पहले अंतर बनता है सेकंड यूनिट बिलियन से मोललता और मोलरता में अंतर। ठीक है, मोललता और मोलरता में अंतर, तो वो अंतर यहां पर लिखा नहीं हुआ है तो मैं जल्दी से आपको इसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप डाल लीजिए मोलरता, ठीक है, मोलरता, और यहां पर आप डाल लीजिए मोललता। ये अंतर हम कंप्लीट कर लेते। ठीक है, आप सब जानते हो दोस्तों, एक लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना पहला पॉइंट, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना 1 किलो या 1000 ग्राम, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। पहला अंतर कंप्लीट। ठीक है, पॉइंट नंबर दो, इसको कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। दो ही अंतर इसमें से आने हैं। ठीक है, बाकी 3 नंबर का भी क्वेश्चन आना है तो हम 3 अंतर बना लेंगे। तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक मोल, ठीक है, मोल पर लीटर होता है और इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम होता है, मोल पर किलोग्राम होता है। तो 3 अंतर आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पहला अंतर क्या है? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसमें लिख लेना 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर, इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम। पहला अंतर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलो अब दूसरा अंतर ये टाइप नहीं हो पाया था, इस कारण मैं आपको लिख के मैंने समझा दिया। ठीक है, दूसरा अंतर हमारा बनता है ये 4th यूनिट में से अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है, चलो तो अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इकाई समय अंतराल में जो अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के जो सांद्रण में परिवर्तन होता है वो ही अभिक्रिया की दर होती है। ठीक है, बट वेग स्थिरांक तो इकाई सांद्रण या इकाई सांद्रता के साथ जो अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, उसकी जो दर निकलती है, ठीक है, वही क्या होती है? वेग स्थिरांक। यहाँ लिख लेना वेग। ठीक है, तो इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग लिख लेना। ठीक है, ये वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलो अभिकारक, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रक मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, तो बाकी आप तो ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक अलग होगा, प्रथम कोटि की है तो अलग होगा, ऐसे करके। ठीक है, चलो इसे dx जो अभिक्रिया की दर है इसे हम dx/dt से व्यक्त करते हैं और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? k से व्यक्त करते हैं। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप कॉपी पे भी इसको लिख लेना। ठीक है, तो अंतर आपका सिमिलर है, समान है, इजी है। ठीक है, तो समझ गया ना। चलो एक और अंतर अगर देखो, एक और अंतर इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ये 2 अंतर आप 4 यूनिट के मैं करा रहा हूँ, इन 2 अंतर को आप कंप्लीट कर लो, गारंटी से कह रहा हूँ एक अंतर आएगा ही इन 2 अंतर में से। यूनिट 4 के चैप्टर 4 के जो 2 अंतर हैं इनमें से एक अंतर निश्चित तौर पे आना। ठीक है, चलो तो हमारा जो है ना इस यूनिट का जो सेकंड अंतर है, अगला अंतर है वो हमारा क्या है? देखो यहाँ पर पहला है
देखो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों में अंतर है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु, परमाणु और आयनों की जो संख्या होती है वो आणविकता होती है। वो क्या होती है? आणविकता होती है। पूरा लिख लेना, ठीक है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। दोनों लगभग समान है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु एवं आयनों की जो संख्या होती है वो आणविकता, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है। कौन? उन अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। यह एक प्रायोगिक सैद्धांतिक पद है। जो आणविकता है भाई साहब वो सैद्धांतिक पद है, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रायोगिक पद है। बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यह सदैव पूर्णांक में होती है, कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। जो आणविकता हमेशा पूर्णांक में रहेगी, कभी भी आपको नहीं मिलेगी शून्य या फिर ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, लेकिन हम बात करें अभिक्रिया की कोटि की, तो यह शून्य हो सकती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, शून्य हो सकती है, ठीक है। तो ये अंतर आपका इम्पोर्टेंट बनता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला पॉइंट हमें देखो 4-5 पॉइंट करने हैं। तो देखो अगला पॉइंट है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। आणविकता पर ताप का कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता। ताप बढ़ाते रहो, घटा रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ताप बढ़ाने पर प्रायः घट जाती। जो अभिक्रिया की कोटि है ताप बढ़ाने पर घट जाती। अगला पॉइंट 5वां, यह रासायनिक अभिक्रिया को देखकर बताई जा सकती। बिल्कुल, अगर रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास लिखी हुई है, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है H2 + Cl2 है ना, +2HCl, ये लिखी हुई है अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को देखकर हम आणविकता बता सकते हैं। कैसे देखकर? जैसे हमने देखा कि H2 का एक अणु है और Cl2 का एक अणु है, 2 अणु हैं, तो आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। यह प्रयोग करके ही पता, लेकिन ये जो अभिक्रिया है इसको प्रयोग करेंगे तभी अभिक्रिया की कोटि के बारे में हमें नॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? वैसे हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, अगर ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कोटि क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अंतर है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट अंतर है। और अगला और हमारा देखो, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, जिसने नहीं लिखा हो, बाकी सबके पास लिखे होंगे, ठीक है। अगला अंतर हमारा बनता है फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। बिल्कुल भाई, यह फिनॉल और अल्कोहल में अंतर देखें तो ये फिनॉलिक गंध आती है। जो फिनॉल है अपने खुद नाम से जानी जाती है इसकी गंध, तो फिनॉलिक गंध आती है। इसमें मीठी गंध आती है। यह अम्लीय होता है, फिनॉल अम्लीय होता है, अल्कोहल उदासीन होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण कराने पर रंगीन पदार्थ फिनोक्विनोन बनता है। बिल्कुल सर, फिनॉल का ऑक्सीकरण भी अलग से समझा है। और दोस्तों ये जो है ना, आपको ये जो है ना पूरी केमिस्ट्री हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। बिल्कुल, आप चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी, चैप्टर में जाओ, है ना, उसकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बनाई गई हैं, तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण कराने पर रंगीन पदार्थ फिनोक्विनोन बनाता है, ठीक है। बट इसका ऑक्सीकरण कराने पर एसिटाल्डिहाइड या फिर क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है भाई। चलो अगले अंतर पे बात करेंगे। यह PCl5 से क्रिया कर क्लोरोबेंजीन बनाता है। कौन? फिनॉल। फिनॉल क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है। यह PCl5 से क्रिया कर एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड। कौन? एल्कोहल बनाता है, एल्किल हैलाइड, बट ये क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। 4 अंतर हो गए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे हम एक अंतर और देख लेंगे, हम 5 अंतर आपको कंप्लीट करा देंगे। यह NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और यह NaOH से क्रिया कर सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। बिल्कुल, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, ये सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। ये 5 अंतर आपके कंप्लीट फिनॉल और एल्कोहल में, ठीक है। अगला अंतर है आपको कंप्लीट करना, अगला अंतर आप सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो हमारा है जो एथिल एमीन और एनिलीन, जो एथिल एमीन है और एनिलीन, इनमें अंतर आपका, ठीक है। विलेयता की बात करें तो एथिल एमीन जो है ना वो जल में विलेय होता है, बट ये एनिलीन जल में अविलेय होता है, ठीक है। गंध की बात करें तो एथिल एमीन की अमोनिया के समान आती है, बट ये अमोनिया से भिन्न होती है। लिटमस के प्रति व्यवहार की बात करें तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय स्वभाव का होता है। कैसा होता है? क्षारीय स्वभाव का, बट ये कोई प्रभाव नहीं दिखाता। मतलब ये कहें कि ये कोई प्रभाव नहीं दिखाता, तो ये अम्लीयता का भी गुण इसके अंदर है, क्षारीयता का भी गुण इसके अंदर है, ठीक है। अगला है NaNO2 + HCl से क्रिया, तो एथिल एल्कोहल बनाता है और ये फिनॉल बनाता है। एथिल एल्कोहल बनाता है और ये फिनॉल बनाता है। तो ये अंतर आपको कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी करो आपको अंतर कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे दोस्तों हमें एक अंतर करना है जिसका नाम है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर, ये हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत आसान है अंतर भाई। ऐसे तत्व इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, बहुत आसान। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, बहुत आसान भाई। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और इन्हें अंतर संक्रमण, इन्हें संक्रमण तत्व और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। भाई कितना आसान है बोलो, इन्हें संक्रमण तत्व और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व, दो अंतर कंप्लीट। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। भाई 3 अंतर हो गए और हमें पता नहीं चला। भाई क्या देखा, देखो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक, और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक। भाई समझ में नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया। कितना अंतर सर, आसान है बताओ। 3 अंतर हमारे कंप्लीट हो गए, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, फोर्थ अंतर हमारा क्या है, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। कौन, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, बट एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, मृदा में उपलब्ध हैं। ठीक है, मृदा में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये दुर्लभ हैं, अतः इन्हें मतलब ये आसानी से उपलब्ध नहीं है मृदा में, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है, कितने अंतर होगा, 4 अंतर हमारे कंप्लीट। ठीक है, 4 अंतर हमारे कंप्लीट। अब 5वां अंतर, वैसे है तो 7 अंतर, तो आप 5वां अंतर कौन सा कंप्लीट करोगे, ये तत्व स्थायी होते हैं और ये तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। 5 अंतर आपको कंप्लीट करना है, 5 अंतर आपको कंप्लीट करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप याद भी हो गए होंगे आपको। ठीक है, पहला क्या देखा था, तो पहला हमने देखा था ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ये प्रकृति में उपलब्ध हैं, ये दुर्लभ है, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व। और 6वां पॉइंट हमें क्या याद रखना, 5वां पॉइंट हमें याद रखना, ये स्थायी हैं और ये रेडियो एक्टिव हैं। तो ये तो भाई अंतर हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में लिख लें। तो अंतर भाई समान है, इजी है। ठीक है, ये अंतर आपको कंप्लीट करना है। तो अगला अंतर क्या है हमारा, अगला अंतर है दोस्तों SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर। भाई SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, तो समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है, एक अणु, इसलिए तो इसको बोला ना SN1। इसमें क्या बोला गया, इसको SN1 बोला गया। तो SN1 क्यों बोला गया, क्योंकि एक अणु भाग ले रहा है। SN2 क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहा है। ठीक है, तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है SN1, और वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में 2 अणु भाग लेते हैं SN2। सिंपल है ना भाई। यह तीव्र वेग से संपन्न होती है, तीव्रता मत लिखना, यहाँ तीव्र लिखना है, ये तीव्र वेग से संपन्न होती है, और ये अपेक्षाकृत मंद वेग से संपन्न होती है। क्या बात है भाई, कितना आसान है। ठीक है, इनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, किंतु नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं। लेकिन जो इसका वेग है अभिकारक एवं नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है भाई साहब। ठीक है, देख लो आप, है ना, देख लो आप। ठीक है, अगला अंतर है हमारा, चौथा अंतर है। चौथा अंतर हमसे क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया 2 पदों में, जो SN1 अभिक्रिया अणु तो 1 भाग लेगा, लेकिन पद कितने होंगे, 2 पदों में पूर्ण होगी। और SN2 अणु तो 2 भाग लेंगे, लेकिन पद में 1 पद में पूर्ण होगी। ठीक है, इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है। ठीक है, इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में घटता है। तो ये आपके 5 अंतर हो जाएंगे, 5 अंतर ये हो जाएंगे जिनको आपको कंप्लीट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इनका, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अगर आपने इतने अंतर जो मैंने बताए ये अंतर आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूँ भाई आपका एक भी अंतर ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में इन अंतर से बाहर आएगा, इन अंतर से बाहर आएगा मेरी भाई, ये गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आप इन अंतर को कंप्लीट कीजिए अच्छे से, मस्त। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को ना उच्चतम शिखर तक ले जाइए। आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो सारी प्रोवाइड करा दी, चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो सबको। ठीक है, अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करो, अभी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।